चैप्टर 4, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होते गया, उसके परफॉर्मेंस में, उसके एक्यूरेसी में, उनके आकार में, सभी चीज़ों में बदलाव को देखते हुए, कंप्यूटर का विकास को देखते हुए अलग अलग जनरेशन में इसे बांटा गया। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम जो भी कंप्यूटर हम आज के डेट में देख रहे हैं या फिर पहले जो थे, उन्हें किस किस जनरेशन में रखा गया है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि किस सन से लेकर किस सन तक आपका जो है कौन सा जनरेशन कहलाता है, इसे हमको याद करना ज़रूरी है। आपको अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है कि ईयर्स मिल जाएं, लेकिन आपको एक लमसम अमाउंट करना चाहिए, एक लगभग जो साल है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो आपका 1940 से लेके 1956 तक के बीच का जो जनरेशन रहा है उसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है एनियाक देखा है, एडसैक देखा है, ठीक है, यूनिवैक देखा है। ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर आता है सेकेंड जनरेशन जो कि 1956 से लेके 63 तक के बीच में आता है। फिर आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1964 से लेके 71 के बीच में आता है। फिर आता है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपका जो है 1971 से लेके एट प्रेजेंट। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है वो क्यों है? क्योंकि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है आज भी कुछ लोग हैं, ठीक है, आज भी हम में से कुछ लोग हैं जो उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप मान के चलते हैं कि 1971 से लेके अभी के बीच में जो कुछ कंप्यूटर बचे होंगे वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ हो रहा है ना। और बीच में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम फोर्थ जनरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर हमारा आ चुका था और अभी हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ही हैं, तो इसको फोर्थ जनरेशन कहना कोई गलत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन यानी कि प्रेजेंट से लेके आज से लेके फ्यूचर में जो भी होने वाली है वो फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आएगी, जब तक कोई बड़ा बदलाव ना आ जाए। ठीक है, तो जब बदलाव का मतलब ये है कि या तो जैसे कि क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर के बाद क्या आ गया, ऐसी चिप आ गया, है ना। मतलब ऐसा कोई क्रांति आ जाए, ठीक है, रिवॉल्यूशन आ जाए जिसमें हम बोल सके कि अब जनरेशन चेंज हो रहा है, टोटली चेंज हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो चेंजेस आएंगी तब जाके हो सकता है कि हम फिफ्थ के बाद हम सिक्स जनरेशन में पहुंचेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से जनरेशन में किस तरीके का कंपोनेंट यूज़ होता था, किस तरीके के कंप्यूटर्स थे, किस तरीके का लैंग्वेज था, इनपुट के लिए क्या यूज़ करते थे, सर्किट के लिए क्या यूज़ करते थे, है ना, स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते थे, उनका आकार कैसा था, ये सारी जानकारी जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। ठीक है, ये अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आपको एक पूरा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि प्रथम जो है आपका पीढ़ी है, उस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ होता था, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था, ठीक है, किसके लिए यूज़ करते थे, असेंबली भाषा का यूज़ होता था इसमें, है ना। तो इस तरीके से याद करेंगे तो हो सकता है कि याद करने में थोड़ी सी तकलीफ हो, है ना। तो ये एक ओवरव्यू के लिए है कि आप इसको देखें, है ना। जब आप आगे पढ़ लेंगे तो इस पर्टिकुलर टेबल को देख के रिवाइज करने में आसानी होगा, इसके लिए मैंने इसको रखा है ना। तो इस तरीके से याद करने में प्रॉब्लम जाएगी। अब वैक्यूम ट्यूब के बारे में या तो उसको आप देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठेगा, है ना। तो बेटर ये है कि हम उसको अच्छे से देखें, है ना, एक पिक्चर के फॉर्म में देखें, उसको समझें, उनके वर्किंग को, तो अपने आप जो है समझ में आने लग जाएगा कि इसको जो है फर्स्ट जनरेशन में होना चाहिए कि सेकेंड में होना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1940 से लेके 56 के बीच जितने भी कंप्यूटर्स बने हैं उसको उन्हीं में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अब आप खुद सोचिए कि माइक्रो प्रोसेसर तो बना है 70 के पास, ठीक है, 70-80 के समय जो है आपका ये बना, ठीक है, ऐसी चिप जो है 70 में बना, ठीक है, 80 के पास पास जो है माइक्रो प्रोसेसर बना। तो उस समय जो बना है वो 1940 में तो यूज़ नहीं होगा, है ना।
तो जाहिर सी बात है कि 1940 से 56 के बीच में जो यूज़ करते हैं हम लोग सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब, वही उसी का यूज़ हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि वैक्यूम ट्यूब्स को असेंबल कर करके जो अपन एक डिवाइस बनाएंगे वो काफ़ी बड़ा रहा होगा, है ना। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपोनेंट मैं बताऊंगा उसी कंपोनेंट का जो है इसी जनरेशन में यूज़ हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर कंप्यूटर को उसी जनरेशन में रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट जनरेशन में सर्किट के लिए, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज़ करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में जो है आप देखोगे मदरबोर्ड में क्या लगाते हैं हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले जो है ऐसी चीज़ लगाते थे थर्ड जनरेशन में, है ना। तो ये जो है किसके लिए यूज़ होता था, सर्किटरी के, करंट फ्लो के लिए। ठीक है, अब देखिए जो वैक्यूम ट्यूब होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये सब क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं जिसके अंदर हाई प्रेशर वैक्यूम क्रिएट कर, वैक्यूम मतलब आपका जिसके अंदर हवा ना हो, निर्वात कहना चाहिए। निर्वात की स्थिति जो है उस पर्टिकुलर ग्लास के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है किसका, करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ यानी कि क्या हुआ, करंट पास हो रहा है ना। तो करंट पास होगा इसका मतलब यह है कि सिस्टम को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, करंट मिलेगा। ठीक है, तो उसी के लिए इसका यूज़ करते थे। दूसरी बात आती है पंच कार्ड, है ना। तो इसके ये देखो, ये पहले बात ये है कि ये वैक्यूम ट्यूब का असेंबली कुछ इस तरीके से है। आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि एनियाक जो यूज़ किया गया था, एनियाक जब बनाया गया था तो एनियाक में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया, इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब को असेंबल करके आपको दिख रहे हो ना, ये छोटे छोटे जितने भी हैं ये सब क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स हैं। इन वैक्यूम ट्यूब्स को पूरा असेंबल करके बनाया गया था। लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का जो है असेंबली था ये, जिससे एनियाक जो है रन होता था, एनियाक जो कंप्यूटर है वो चलता था। ठीक है, फिर आता है इनपुट के लिए क्या यूज़ करते थे, तो इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते थे पंच कार्ड। ठीक है, उस समय जो है इनपुट के लिए जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इनपुट देने के लिए, जैसे आज की डेट में हम लोग कीबोर्ड के थ्रू, है ना, माउस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। उस समय जो है पंच कार्ड के थ्रू जो है क्या किया जाता था, इनपुट दिया जाता था। संग्रहण के लिए यानी कि स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। इसके लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। अभी हम लोग स्टोरेज के लिए सीडी हो गया, फ्लॉपी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इस तरीके का जो है डिवाइस का यूज़ करते हैं। उस समय जो है मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन कौन से चीज़ों का किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उस समय जो है बहुत ही नाजुक था, कम विश्वसनीय था, है ना। हो सकता है कि एरर आ जाए, है ना, और टूटने फूटने के चांसेस, है ना। आज की डेट में मोबाइल रहता है, गिरता भी तो कुछ नहीं होता है, डेस्कटॉप है, सीपीयू है, कहीं कैसा भी किसी भी एंगल में किसी भी जगह हम लोग रख देते हैं, उतना ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, है ना। उस समय ऐसा था कि कहीं पे कुछ टूट फूट हो जाए तो फिर पूरा का पूरा जो है एक कंप्यूटर जो है प्रॉब्लम में आ जाता था, है ना। तो ये जो है बहुत ही नाजुक था, कम विश्वसनीय था, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस समय ये था कि उस समय मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और ये असेंबली लैंग्वेज का जो है प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते थे। मशीन लैंग्वेज का मतलब ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर जो सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक चीज़ याद रखना, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ, है ना, मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो लैंग्वेज होते हैं उसको समझता है। यानी कि सिर्फ 0 और 1 को बस समझता है। 0 यानी कि ऑफ रहता है तो ये 0 शो करता है, ठीक है, ऑन रहता है तो ये 1 शो करता है। या फिर मैं बोलूँगा कि 1 है तो ऑन है समझ लीजिए, 0 है तो ऑफ है ना। इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसी पे बेस्ड होते हैं। तो ये मशीन लैंग्वेज जो है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। तो सोचिए कि आपको अपना नाम भी लिखना है, तो मान के चलिए अपना नाम लिख रहे हैं तो सैकड़ों 0101 की कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना पड़ता। ठीक है, तो ये बहुत करना चाहिए प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये। ठीक है, काफ़ी जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, है ना। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम था धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में आते आते ये थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ, कम हुआ, है ना। तो मशीनी लैंग्वेज पहले था, फिर धीरे से क्या हो गया, इन्हीं सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, असेंबल कर दिया गया।
ठीक है, असेंबल कर दिया गया, असेंबल कर डाला गया तो थोड़ा सा इजी हो गया। मतलब ये है कि एक सैकड़ों बाइनरी नंबर के जो बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, मान लो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना है, उसके लिए आपको सैकड़ों बाइनरी नंबर्स को लिखना पड़ता, याद रखना पड़ता। तो बेटर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर असेंबल किए हुए कोड में उस बाइनरी नंबर को फिट कर दिया गया, ठीक है, और उसको जो है कंप्यूटर में डाल दिया गया। तो क्या होता था कि अब उतना हमको लिखना नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि किस तरीके का होता है मशीन लैंग्वेज और किस तरीके का होता है असेंबली लैंग्वेज। अगर मैं एपीजे सर एकेडमी, अपना एकेडमी का नाम लिखना चाहूँ तो बाइनरी नंबर से मैं कैसे लिखूंगा ये भी मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स जो था किसमें था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले जनरेशन जो था, पहला पीढ़ी था, उसमें इतना था, ठीक है। धीरे से ये ओवरकम होते हुए आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन जो है आपका 1956 से लेके 63, देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग आपको ये डेट्स मिल सकते हैं, ये जो ईयर है ये अलग अलग मिल सकता है, हो सकता है किसी को, किसी में 52 से 64 लिखा हो, किसी में कुछ और लिखा हो, है ना। तो आपको लमसम याद रखना है कि 40 से 50 के बीच में जो आता है वो फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है। 50 से 60 के बीच में जो आता है वो सेकंड जनरेशन का है। 60 टू 70 के बीच में जो आता है वो थर्ड जनरेशन है, और 70 के बाद जो है आपका फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी कंप्यूटर में पता करना है आपको कि कौन से कंप्यूटर कौन से जनरेशन का है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसकी कंपोनेंट पता चल जाए कि उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है, कि ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, कि मैग्नेटिक ड्रम यूज हुआ है, कि माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है ना। ये सब पता चल जाएगा तो आप बता सकते हो कि कौन से जनरेशन का कंप्यूटर रहा होगा। ओके, चलिए, तो सेकेंड जनरेशन में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब के बदले क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गए थे। वैक्यूम ट्यूब जो था उसके बदले में क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया था। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे आप देखे भी होंगे, ऐसे जो होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, जिनको असेंबल करके एक पूरा जो है सर्किट जो है तैयार किया जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू किए सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा कम खपत करते थे। और वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है एक हीटर लगा रहता था, ठीक है। अब उस हीटर को हीट करते थे तो वहाँ से कैथोड होता था, कैथोड से जो है आगे जो है एनोड होता था, ठीक है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करता था। तो जब हीट होता था तभी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, है ना? तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी था, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लेता था, ठीक है। तो अब उन सब चीज़ों को ओवरकम किया गया तो जाहिर सी बात है अब क्या हो गया, साइज छोटा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी कम लेना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे चलते हैं तो और क्या हो गया, अब उस जाहिर सी बात है कि पहले वाले से अच्छा हो गया। अच्छा हो गया मतलब ये है कि अधिक तेज हो गया, स्पीड बढ़ गई इसकी, ट्रांजिस्टर लग गया तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। उसमें हीट है तो हीटर जो है धीरे धीरे हीट करेगा, उसके बाद जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टाइम लेता। यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट जो है रन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि तेज भी हो गया और थोड़ा सा विश्वास बढ़ गया, है ना, कि हाँ अब हमारा जो है जो चीज़ है वो काम बढ़िया से करेगा, ठीक है। कम खर्चीले थे, जाहिर सी बात है पहले वाले से कम खर्च था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया पहले पीढ़ी में हम लोग जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसमें जो है कोबोल और आपका फोर्ट्रॉन, ठीक है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का जो है हम लोग जो है इसमें भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट किए, थोड़ा सा और इजी हो गया। जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिली थी बाइनरी नंबर में कि अपना नाम भी लिखना है तो कितना लंबा हमको बाइनरी नंबर सिस्टम का जो 010101 का कॉम्बिनेशन उसको याद रखना पड़ता, वो चीज़ें ओवरकम हुई, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टोरेज के लिए जो है आपका जो है हम लोग यूज़ करते थे क्या, आपका डिवाइस जो संग्रहण की डिवाइस कहना चाहिए, यहाँ पे भी मैग्नेटिक कोर का ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोर करने के लिए, है ना, स्टोर करने के लिए हम लोग वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का यूज़ करने लग गए, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये छोटा सा कंपोनेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक कोर जो है टेक्नोलॉजी जो काफ़ी बड़ा है, साइज में वो काफ़ी बड़ा है। अभी आप देखते हैं हार्ड डिस्क देखते हैं छोटा सा रहता है, आपका वहाँ कहना चाहिए सीडी जो होता है, पेन ड्राइव होता है, छोटा छोटा डिवाइस रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। लेकिन ये जो है मैग्नेटिक कोर है काफ़ी बड़ा साइज में रहता था, हैवी रहता था, है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता था उस समय।
ठीक। तो धीरे से क्या हो गया आपका, ये सब चीज़ें भी थर्ड जनरेशन में और ओवरकम हो गई। आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है कि पहले से थोड़ा सा खर्चा कम हो गया है, विश्वास बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गई है ना। तो अब जो है थर्ड में जाएंगे तो थर्ड जो है एक बड़ा सा क्रांति लेके आया। अब बात करते हैं हम तीसरी पीढ़ी की, थर्ड जनरेशन की, जो कि 1964 से लेकर 71 के आसपास की जो ईयर्स हैं उसको कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो क्रांति लाने का जो श्रेय जो दिया जाता है वो जो है थर्ड जनरेशन को दिया जाता है, क्योंकि इस समय जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या हो गया, आविष्कार हुआ। जिसका आविष्कार किसने किया, जैक किल्बी ने। ठीक है, जैक जो है किल्बी तथा रॉबर्ट नॉयस ने। ठीक है, और किसने किया साथ ही साथ जो है, दोनों का नाम जो है आता है इसमें, तो रॉबर्ट नॉयस ने इसका जो है आविष्कार किया। ठीक है, तो ये जो है ध्यान में रखिएगा कि क्रांति लाने के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन है, आईसी चिप था। इसलिए आज हम जो है किसी भी कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं, है ना। आपका जो लैपटॉप है एक छोटे से चिप के ऊपर बना हुआ है, डेस्कटॉप जो है एक छोटे से चिप के ऊपर बेस्ड है कहना चाहिए, आपका मोबाइल है वो एक छोटे से चिप के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग जो है इसलिए क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप। तो ये कहना पॉसिबल कैसे हुआ, तो ये इस ऐसी चिप की वजह से हुआ जिसका निर्माण जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर होता है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी और द्वितीय जो पीढ़ी था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन था, उसकी अपेक्षा जो है क्या हुआ, उसके आकार में कमी आई, वजन में भी बहुत कमी आई। अब आकार और वजन में कमी आई तो इसका मतलब क्या हो गया, अब कोई भी उसको जो है डिब्बे में भर के कहाँ ले जा सकता है, कहीं और ले जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल हो गया। ठीक है, पोर्टेबल हो गया, रख रखाव आसान हो गया, अधिक विश्वसनीय हो गया। ठीक है, अधिक जो है विश्वसनीय हो गया, लोग जो है भरोसा करने लगे कंप्यूटर पे। ठीक है, और इस समय जो है उच्च स्तरीय भाषाओं का जो है हाई लेवल लैंग्वेज HLL, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आते गया तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है पहले तो टफ था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे विकास होते गया वो इंग्लिश लैंग्वेज के कंपैरिजन में आना शुरू हुआ। ठीक है, अगर मैं किसी और भाषा में बोलूं तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन हम जो बोलचाल की भाषा है, चाहे हिंदी है, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरीके से सेम लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जो कोडिंग होना स्टार्ट हुआ वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना स्टार्ट हो गया, तो हमारे लिए और ईजी हो गया, तो विश्वसनीय और इसका यूज़ जो है बढ़ने लग गया। ठीक है, तो उस समय का जो कहना चाहिए ये जो ऐसी चिप है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और उस समय जो बने कंप्यूटर हैं कुछ इस तरीके से होने लगे। आप जब देख रहे थे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में बड़े बड़े एक रूम के बराबर के कम कहना चाहिए कंप्यूटर होते थे, है ना, तो वो जो धीरे से क्या हो गया, आपके एक टेबल में आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसके अंदर जो ये आपका पूरा सर्किट का जो असेंबली है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है ऐसी चिप आने के बाद कैसा होने लग गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है आपका, अब नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन क्या होगा, थर्ड जनरेशन से थोड़ा सा अब क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। थर्ड जनरेशन में लोगों के हाथ में कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ, कम से कम देखना तो स्टार्ट हुआ कि कंप्यूटर होता क्या है, पहले तो दिखता भी नहीं था, है ना। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, अब इस समय जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI, ठीक है, इसका जो है यूज जो है वहां पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, यह एक माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो इसका जो है एक चिप जो है ना, वो चिप जो है अब क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल में, ठीक है, मतलब बड़े स्केल बड़े पैमाने में क्या करना शुरू किया गया कि ऐसी चिप को जो है निर्माण करना शुरू किया गया, है ना, एक ही साथ जो सबको असेंबल करना शुरू किया गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है स्टार्ट हुआ। आकार में और भी ज़्यादा कमी आ गई। ठीक है, आकार में क्या हो गया, अब ये देख रहे हैं कि इसमें जो है सर्किटरी जो है जो हुआ है वो बहुत पास पास है, साथ में हुआ है, छोटा छोटा हुआ है ना। तो पहले जो है अलग अलग रखते थे, असेंबली कर रहे हैं तो जाहिर सी बात साइज जो है बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब उन सब चीज़ को एक साथ कर दे रहे हैं जैसे कि इसमें हुआ है, तो क्या हो गया, साइज और कम हो गया। ठीक है, और छोटा हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आकार में अद्भुत कमी, इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, है ना। अधिक प्रभावशील, विश्वसनीय और अद्भुत गतिमान। गतिमान का मतलब है कि मतलब आप जो है कंप्यूटर पे एकदम डिपेंडेंट हो गए, है ना, डिपेंडेंट हो गए, विश्वास करना मतलब इससे सही रिजल्ट कोई दे नहीं सकता, इस तरीके से विश्वास जो है आने लग गया, है ना। स्पीड भी देखा गया तो स्पीड भी अच्छा खासा जो है स्पीड जो है आने लग गया। ठीक है, अधिक मेमोरी क्षमता, ठीक है, मेमोरी पावर भी बढ़ने लग गए, है ना। उस समय जो है आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गया, HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उस समय जो है इन्वेंट हो गया। तो इससे क्या हो गया, अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है कई
टीबी में आपके पास हार्ड डिस्क जो है मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है उस समय क्या हो गया, मेमोरी क्षमता जो है बढ़ गई, कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ। अब आप एक चीज़ सोचिए, सिंपल सी बात है, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में ऐसी चिप आने से आकार में कम हो गया, ठीक है, पोर्टेबल हो गया, लोग उसको देखना, मतलब जो कभी देख नहीं पाते थे वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से देख सकते थे। जब देखते हैं तो फिर क्या होता है, उस चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है, लोगों में विश्वास बढ़ गया कि कंप्यूटर लेना चाहिए करके, तो हर लोगों के पास क्या हो गया, कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लोग जगह जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता, मतलब जहाँ पे पहले करना चाहिए किसी लेबोरेटरी में, ठीक है, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ हो रहा था, अब लोगों के घरों में, ऑफिस में, ठीक है, नॉर्मल जगह में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे अलग अलग जगह जो है कंप्यूटर का यूज़ स्टार्ट हुआ, तो कंप्यूटर का यूज़ स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया, अब इसके बीच में नेटवर्क जो है, ठीक है, जैसे कि आपका लैन है, ठीक है, लैन हो गया, वैन हो गया, ठीक है, ये सब जो है नेटवर्क का विकास हुआ, ठीक है, नेटवर्क का विकास हुआ कि अलग अलग जगह में कंप्यूटर है, तो क्या करें, एक दूसरे कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम लोग अपना 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 जो डेटा है, अपना जो रिकॉर्ड है, उसको एक दूसरे से शेयर कर सकें, है ना। तो इस तरीके से लैन वैन का जो है इसका जो है विकास होना स्टार्ट हुआ। ये जो चौथी पीढ़ी की बात है, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी से लेके एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बहुत सी जगह आज भी जो है क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कि हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, आज भी हम लोग VSLI यूज़ कर रहे हैं, आज भी हम लैन वैन में क्या है, डिपेंडेंट है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ, अच्छा देखिए, और एक चीज़ और है इसमें, है ना। तो ये जो है लैन वैन तो हो गया, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव तो हो गया, आपका जो है रैम और रोम जो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो कि फिफ्थ जनरेशन आज जो चल रहा है, एट प्रेजेंट जो चल रहा है, और आने वाले कहना चाहिए समय तक जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन चलेगा, जब तक कोई बड़ी नई क्रांति नहीं आ जाती। और हमारा जो फिफ्थ जनरेशन है वो जनरेशन जो है सुपर कंप्यूटर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है, AI का है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जब तक कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आ जाएगी तब तक हम जो है सिक्स जनरेशन में नहीं कूद पाएंगे, है ना। एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए रहेगा कि इस जनरेशन को छोड़ के हम दूसरे जनरेशन में जाएं, है ना। तो ये जो है इस समय जो है सुपर कंप्यूटर का जो है निर्माण स्टार्ट हो गया, है ना। होने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर जो है आपका क्रे 1 जो है 1976 में स्टार्ट हो गया था, है ना। 1970 से लेके 80 के बीच में जो है सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट हो गया था, और ये जो है धीरे धीरे करके डेवलप करके हर कंट्री जो है सुपर कंप्यूटर बनाने के पीछे भागना शुरू कर दिया। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर जो हैं बनने स्टार्ट हो गए हैं, सबके पास जो है सुपर कंप्यूटर आ गए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है आज के डेट में। किस लिए, मतलब बहुत बड़े बड़े रिसर्च के लिए, ठीक है, सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट को मिसाइल सेंड कर भेजना है, आपको सैटेलाइट भेजना है, तो उनके रिकॉर्ड्स के लिए, उनको भेजने के लिए पूरा टेक्निकल जो चीज़ चाहिए रहता है, उन सब चीज़ को मतलब खरबों का, है ना, अब अरबों का नहीं बोलूँगा, खरबों का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ऑपरेशंस हैं, वो एक सेकंड में हो जाए, खरब कैलकुलेशन, ठीक है, अरबों कैलकुलेशन, खरबों कैलकुलेशन जो है एक सेकंड में हो जाए, ऐसा पावर वाला जो कंप्यूटर होता है वो क्या है, हमारा यही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइटन है, ठीक है, क्रे 1 है, आपका जो है सिक्योया है, ठीक है, कब्रू है, परम है, परम अनंत है, परम सरिता है, ठीक, ये सारे के सारे, परम 10,000 है, परम 800 है, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका जो प्रोसेसर होता है वो किसमें, समांतर श्रेणी में लगाया जाता है, ठीक है ना। पैरेलली उसको जो है बहुत सारे प्रोसेसर्स को, एक प्रोसेसर, जैसे कि मेरा जो कंप्यूटर है अभी, है ना, पहले जो कंप्यूटर था उसमें अगर मैं कोई काम करता था, जैसे कि कोई एक वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 1 घंटे का, है ना, तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाता था, ठीक है। आज जो मैं अपना जो कंप्यूटर बनवाया हूँ, असेंबल कराया हूँ, है ना, तो उसमें अगर मैं कोई प्रोसेस करता हूँ तो उसमें मेरे को मुश्किल से 5 मिनट या फिर 10 मिनट लगता है, तो 1.5 घंटा जो है कन्वर्ट हो गया कि इसमें 5 से 10 मिनट में, किस वजह से, प्रोसेसर, हाई प्रोसेसर लगाने की वजह से, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रोसेसर जो हैं, एक साथ हजारों प्रोसेसर को एक साथ मिला लोगे, ठीक है, उसको जो है पैरेलली लगा लोगे, तो क्या होगा, एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मैं आपको बस एक बता रहा हूँ कि जो प्रोसेसर होते हैं उनको समांतर श्रेणी में लगा के, ठीक है, समांतर क्रम में लगा के, यानी कि पैरेलली लगा के असेंबल किया जाता है, और इसकी पावर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, है ना, ये फिफ्थ जनरेशन के हैं। आगे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कुछ और बड़ा क्रांति आता है तो हम जो है जाहिर सी बात है सिक्स जनरेशन में कूद जाएंगे, है ना। तो अभी तक जो है हम कौन से जनरेशन में जी रहे हैं, तो फोर्थ में भी है,
और फिफ्थ में भी हैं। फिफ्थ में इसलिए है क्योंकि सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम फिफ्थ में हैं। और फोर्थ में इसलिए है क्योंकि जो VSLI है, ठीक है, वेरी लार्ज जो कहना चाहिए इंटीग्रेटेड जो स्केल है, सॉरी, जो VSLI है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ना, जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं, आज भी हमारे कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। तो उस फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आज भी हमारे पास है, इसलिए हम लोग जो है फोर्थ जनरेशन में भी हैं और सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है, जो कि एक बड़ी नई क्रांति है ना। तो इसलिए हम फिफ्थ जनरेशन में भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंप्यूटर्स को आप देख के पहचान सकते हैं कि इसको किस जनरेशन में रखा जा सकता है, ठीक है। अगर फर्स्ट जनरेशन में रखना है तो वैक्यूम ट्यूब का यूज होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड में है तो ट्रांजिस्टर का होना जरूरी है, थर्ड में है तो IC चिप का होना जरूरी है, फोर्थ में है तो VSLI का होना जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ में है तो सुपर कंप्यूटर है ना। बहुत सारे जो है हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हैं अलग अलग जनरेशन्स में क्या हैं, डिवाइडेड हैं। तो आपको जो है इसको अच्छे से याद करना है कि किस जनरेशन में किस चीज़ों का निर्माण हुआ और उसका यूज़ हुआ और उसके रिप्लेसमेंट में नेक्स्ट जनरेशन में क्या आया। इस तरीके से आपको याद करना है। और दशक को याद करने के लिए कि कौन सी पीढ़ी कितने कब से कब थी, तो बहुत से बुक्स में आपको अलग अलग जो है डाटा मिलेंगे, लेकिन आप एक लमसम अमाउंट जो है ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि 1940 से लेके 50 तक जो है फर्स्ट जनरेशन को मान लीजिए, ठीक है। 50 से 60 को जो है सेकेंड जनरेशन मान लीजिए, 60 से 70 को जो है आप थर्ड मान लीजिए, और 70 से आज तक जो है वो फोर्थ है। और आपको पता ही है एट प्रेजेंट हम लोग जो है फिफ्थ जनरेशन में है ना। तो इस तरीके से जो है आप उसको याद कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, इसको सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। टेस्ट को देते रहिएगा और जितना हो सके टू द पॉइंट जो है कोशिश कीजिएगा कि बने आपसे, है ना। और वो जो है पता आपको कब चलेगा, टेस्ट देने से, ठीक है। तो आप जो है इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट रहेंगे उसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।